नमस्कार, मैं आशीष कश्यप एक बार फिर से आपका आशीष स्पेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आया हूं, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम टॉर्क कैलकुलेट करना सीखेंगे किसी डाइपोल पर अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इससे पहले हमने डाइपोल का क्या है वो डिस्कस किया। डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, एक एक्सियल या एंड ऑन पोजीशन पे और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये दोनों मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज मैं डाइपोल की वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, वो मैं कैलकुलेट करना आपको बताऊंगा। ठीक, तो इसको शुरू करने से पहले मैं इसमें 3 टर्म आ रहे हैं, एक टॉर्क, एक डाइपोल और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल मैंने डिटेल में बता चुका हूँ, टॉर्क आपने 11th में पढ़ा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक आपने जितना पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उससे मैं थोड़ा सा आपको बताने की या समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहले इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप टॉर्क जान लें और थोड़ा सा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लें। ठीक है, तो अगर हम शुरू करते हैं, इसमें देखिए हमने आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस वाले केसेस में, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में बताया था कि अगर कोई मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है तो इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस रहती हैं और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक, अगर इस फील्ड में, इस प्लस क्यू चार्ज की फील्ड में कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लाया जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करता है और वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? वो फोर्स होता है कि जो चार्ज आपने प्लेस किया Q0 और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बराबर। ठीक, यहाँ पर हमने क्या निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की थी, E क्या निकाला था कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट हो रही है। तो जो हमने टेस्ट चार्ज रखा उसको हमने फोर्स से डिवाइड करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आपको बताई थी और यहीं से अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स इक्वल्स टू Q0E। ठीक, ये मैंने आपको पहले समझाया था, बस थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ होंगी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर दो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ये सब आपको बता रखा हूँ। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो ऐसा रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या हो? सेम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएशन ना हो रहा हो। तो अगर आप पोटेंशियल पढ़ चुके होते या 12th में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के टर्म में बहुत आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। बट यहाँ पर अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड को कैलकुलेट करें तो यूनिफॉर्म फील्ड कैसे बनाएंगे? मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लस चार्ज है, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पे माइनस चार्ज है उतना ही, तो हमारी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस से माइनस की तरफ। अब इस प्लस के बगल में एक और प्लस चार्ज है, यहाँ एक और माइनस चार्ज है, इधर प्लस चार्ज बढ़ते जा रहे हैं और इधर माइनस चार्ज उतने ही सेम डिस्टेंस पे। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी? वो एकदम स्ट्रेट होंगी। तो ये जो फील्ड कहलाएगी, ये फील्ड क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म यूज़ हो रहा है वो आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से आपने देखा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉर्क की। तो अगर टॉर्क की बात करें तो 11th में आपने पढ़ा होगा, रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया भी जाता है, सब ने सीखा होगा। पर थोड़ा सा मैं उसका रिव्यू दे देता हूँ। टॉर्क क्या होता था कि जिस तरह अगर हमें किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है, इसमें एक्सेलरेशन देना है, तो हमें इसमें एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। फोर्स हम देंगे तभी ये आगे मूव करेगा, तभी ये एक्सेलरेट करेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट लगता है अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना है। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना है, मान लीजिए इसको अगर हमें रोटेट कराना है किसी एक्सिस के अबाउट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर टॉर्क लगाना पड़ेगा। टॉर्क लगाने की वजह से ही ये किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाएगा। तो एकदम सिमिलर मैनर में जिस तरह फोर्स वर्क करता था किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में, सेम उसी तरह किसी पार्टिकल को या किसी सिस्टम को
सेम उसी तरह से किसी सिस्टम को रोटेट करने के लिए एक फिक्स एक्सिस के अबाउट हमें टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। और टॉर्क होता क्या है, अगर हम रोटेशन से निकालते हैं तो टॉर्क होता था हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसे ऐसे देखते हैं, इसे इस तरह से देखिए, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और हमें इसको रोटेट करना है, ठीक। तो इस फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, तो ये यहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे इसको घुमाने के लिए, ये घुमाने के लिए एक फिक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये फोर्स और यहाँ फोर्स तक परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो क्या बनाएगी, टॉर्क बनाएगी, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा बेसिक था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और टॉर्क क्या होता है, ठीक। अब चलिए डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट इसका डेरिवेशन देखते हैं। हमने क्या माना, यहाँ पर कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन ये मैंने दिखा दिया है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए कोई डाइपोल प्लेस है, ठीक। इस पर्टिकुलर एंगल पे फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए कोई डाइपोल प्लेस है जिसका एक एंड पे माइनस क्यू चार्ज है, दूसरे एंड पे प्लस क्यू चार्ज है, और इस डाइपोल की जो लेंथ है वो 2a है, ठीक। और हमने माना इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो p के इक्वल है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट होता है और वो कितना है, p के इक्वल है, स्मॉल p के इक्वल। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस वाले चैप्टर में बताया था कि अगर कोई चार्ज फील्ड में प्लेस किया जाता है तो इस पे एक फोर्स लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया जा रहा है तो जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और जो नेगेटिव चार्ज प्लेस किया जा रहा है अगर, तो उसका डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड होगा, ठीक। ये मैं पहले बता चुका हूँ। और ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जो फॉर्मूला निकालते थे E=F/Q से, तो यहाँ से जो फोर्स आएगा वो कितना होगा, Q × E के इक्वल, ठीक। F=QE, कितना फोर्स लगेगा, F=QE के इक्वल फोर्स लग जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन के तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है कि दो फोर्स, जो यहाँ फोर्स लगा इसकी वैल्यू क्या होगी, चार्ज Q, और फील्ड E QE, इसकी वैल्यू क्या होगी, चार्ज Q और फील्ड E QE। तो ये दोनों जो फोर्स लग रहे हैं, ये माइनस क्यू है तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा माइनस, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो QE के इक्वल आएगा, यहाँ जो फोर्स लगेगा वो QE के इक्वल आएगा। तो इस पूरे सिस्टम में जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स या टोटल फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है सेम उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या होगा हमारा सिस्टम का, 0 होगा, ठीक। आई बात समझ में। बट आपको पता है कि ये दोनों जो फोर्स लग रहे हैं इस पूरे सिस्टम का नेट फोर्स तो 0 है, बट ये दोनों फोर्स सेम लाइन पे एक्ट नहीं कर रहे हैं। सेम लाइन पे एक्ट का मतलब कि मान लीजिए अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं इधर फोर्स लगाऊं इधर खींचने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को इधर खींचने के लिए मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को दूसरे एंड से मैं खींचने के लिए इधर फोर्स लगा रहा हूँ, तो दोनों क्या होंगे, अगर ये फोर्स ज़्यादा है तो इधर खींच जाएगा, ये फोर्स ज़्यादा है तो इधर खींच जाएगा। बट अगर दोनों फोर्स इक्वल हैं तो ये अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा, ये क्या रहेगा, स्टेबल कंडीशन में रहेगा। कब, जब ये दोनों फोर्स एक सेम लाइन पे लगेंगे, ठीक। अगर सेम लाइन पे लग रहे हैं तो ये दोनों क्या रहेंगे, स्टेबल रहेगा ये सिस्टम। तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहते हैं कि ये सिस्टम, ये पार्टिकल किस में है, इक्विलिब्रियम में है। कब, जब दोनों फोर्स सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। तो जब सेम लाइन पे एक्ट करेंगे तो इसमें कोई भी मोशन नहीं होगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 होगा, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे होंगे, ठीक। बट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन पे नहीं लग रहे हैं। मान लीजिए यही सिस्टम है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है इसको नीचे की इधर खींचने के लिए, और यहाँ फोर्स लग रहा है इसको इधर खींचने के लिए। तो दोनों कंडीशन में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये इसको रोटेट कर देगा।
तो ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये डाइपोल है, डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, एक एंड पे पॉजिटिव फोर्स लग रहा है, सॉरी एक एंड पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दूसरे एंड पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये क्या होगा, रोटेट हो करके ऐसे हो जाएगा, ठीक। और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होगा फोर्स लगने से, दैट मीन्स उसमें टॉर्क लग रहा है। अगर एक फोर्स से रोटेट हो रहा है तो टॉर्क, और अगर दो इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहे हैं दैट मीन्स वहाँ पे कपल वर्क कर रहा है। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर ऑब्जेक्ट, इसको मुझे इस पॉइंट के हिसाब, इस पॉइंट के अबाउट जैसे मैंने पकड़ रखा है रोटेट कराना है, ठीक। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। तो अगर मैं फोर्स यहाँ पर लगाऊंगा तो ये फोर्स नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो क्या बनाएगी, टॉर्क बनाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोटेट होगा। बट यहाँ इसको मैं रोटेट करने के लिए एक दूसरा तरीका भी अपना सकता हूँ कि यहाँ पर एक फोर्स लगाऊँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर एक फोर्स लगाऊँ अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ, जैसे नल की टैप खोली जाती है, तो उसमें एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है, एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। तो दोनों फोर्स क्या होंगे, दोनों फोर्स एक कपल को बनाएंगे, और वही कंडीशन यहाँ पर लग रही है, कपल वाली कंडीशन, ठीक। तो यहाँ पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, जो एक कपल की कंडीशन बना रहा है, जिससे टॉर्क हम अभी कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपने देखा कि अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसका नेट फोर्स कितना हो रहा है, नेट फोर्स उसका हो रहा है 0, नेट फोर्स उसका क्या होगा, 0 होगा। बट अगर फोर्स सेम लाइन पे लगता तो सेम लाइन पे लगने की वजह से उसमें कोई भी मोशन ना होता, नेट फोर्स 0 है, दैट मीन्स इसमें ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं होगा। बट फोर्स की लाइन क्या है, डिफरेंट है। दोनों फोर्स एक सेम लाइन पे नहीं लग रहे हैं, अपोजिट लाइन पे लग रहा है। तो अपोजिट लाइन पे लगने की वजह से क्या होगा, ये डाइपोल रोटेट कर जाएगा अलोंग द एक्सिस ऑफ, या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इसके मिड पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करके इस डायरेक्शन में हो जाएगा। आई बात समझ में। तो जब ये रोटेट करेगा दैट मीन्स इस पर टॉर्क जनरेट होगा, तो वो टॉर्क कितना है वही हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो टॉर्क की अगर हम बात करें तो जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड फोर्स, ठीक। मान लीजिए कि जैसे इस एक्सिस के अबाउट हम रोटेट करा रहे हैं, तो यहाँ पर जितना फोर्स लग रहा है ये फोर्स, और इसके बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही हमारी क्या कहलाएगी, टॉर्क कहलाएगी। बट इसी एक्सिस के अबाउट अगर हम दो फोर्स लगा रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट, दैट मीन्स कपल क्रिएट हो रहा है। और कपल के केस में जो डिस्टेंस होती थी, एक फोर्स इधर की डिस्टेंस, इधर फोर्स की डिस्टेंस, यानी कि दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी वो हम मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, फोर्स टॉर्क इक्वल्स टू, टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स हमारा क्या है, फोर्स इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस, अगर हम इसको पीछे बढ़ा दें, इसको पीछे बढ़ा दें, तो इसके इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस आएगी, मान लीजिए इसे हमने स्मॉल डी मान लिया, तो ये जो डिस्टेंस है यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी वहाँ पर प्लेस होगी, ठीक। ये डिस्टेंस डी है, निकालेंगे कैसे, मैंने बताया था अगर ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है दैट मीन्स ये भी थीटा होगा स्ट्रेट लाइन से, ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस में होते हैं, साइन में होते हैं। तो फ्रॉम फिगर, पहले इसको डी लिख लीजिए, यहाँ पर हमें डी निकालना है ये। तो फ्रॉम फिगर साइन थीटा क्या होगा, यहाँ से थीटा है, थीटा आपको दिख रहा हो, इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो डी ओवर 2a, स्मॉल डी ओवर 2a। तो यहाँ से अगर आप d निकालेंगे तो d क्या निकलेगा, 2a साइन थीटा, ठीक। d क्या निकला आपका, 2a साइन थीटा, ये यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। तो जो टॉर्क होगा, टॉर्क QE इंटू 2a साइन थीटा, ठीक।
तो यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया टाउ इक्वल्स टू क्यू ई 2a साइन थीटा। बट यहाँ पर देखिए जो डाइपोल हमने माना था उसमें स्मॉल p डाइपोल मोमेंट भी हमने कंसीडर किया था। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता था आपको पता है, डाइपोल मोमेंट हम क्या लेते थे, दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, डाइपोल के बीच के दो जो चार्जेस होते थे उनके बीच की डिस्टेंस। तो फ्रॉम डाइपोल मोमेंट या इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट की बात करें तो P हमारा डाइपोल मोमेंट होता था Q इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ से आपको दिख रहा है, आपको यहाँ Q भी दिख रहा है और ये 2a भी दिख रहा है। तो Q और 2a मिला करके क्या बन जाएगा हमारा, टाउ इक्वल्स टू Q 2a हो गया P E साइन थीटा, P E साइन थीटा आपको मिल गया टॉर्क का एक्सप्रेशन। तो टॉर्क निकल आया, इसे हम पी ई साइन थीटा या ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप के हिसाब से हम इसे टॉर्क टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर हैं। तो टॉर्क इक्वल्स टू पी क्रॉस ई भी हम इसे लिख सकते हैं। बट अब यहाँ पर देखिए, तो जैसे हमने इसे टॉर्क टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई लिखा, तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर है। इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, तो फॉर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वी यूज राइट हैंड स्क्रू रूल। तो हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में आप अपने हाथ की उंगलियों को रोटेट कर दीजिए। ठीक, जैसे हम इस डायग्राम में देखें तो हमारा डाइपोल किधर की तरफ रोटेट कर रहा है, इधर की तरफ। तो जैसे ही हमारा डाइपोल इधर की तरफ रोटेट करेगा तो हमने क्या किया, अपने हाथ की उंगलियों को इधर की तरफ रोटेट कर दिया। तो जब हम इधर की तरफ रोटेट करेंगे तो जो हमारा थंब का डायरेक्शन होगा वो इस टॉर्क के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो थंब का डायरेक्शन किधर है, इस प्लेन पे, जो ये प्लेन पे डायग्राम बना हुआ है, इस प्लेन के डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा। ठीक, तो किधर डायरेक्शन होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा टॉर्क का डायरेक्शन होगा। ठीक, आई होप आपको ये टॉर्क वाला इतना पोर्शन समझ में आ गया होगा कि ये टॉर्क कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, टॉर्क क्या है, और डाइपोल के केस में टॉर्क कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 3 कर दें और इसे इक्वेशन नंबर 4 कर दें, तो इक्वेशन 3 से एक कंडीशन और बनती है, फ्रॉम इक्वेशन 3 मैक्सिमम टॉर्क कब निकलेगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, इस टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब P आपका डाइपोल मोमेंट है, फिक्स है, नहीं चेंज हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, फिक्स है, नहीं चेंज हो सकती, सिर्फ कौन सा टर्म चेंज होगा, साइन थीटा। जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तब हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और साइन थीटा का जो वेरिएशन होता है, आपको पता है कि जो साइन थीटा वेरी करता है वो -1 टू +1 करता है। तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, +1। तो जब साइन थीटा +1 हो जाएगा तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। टाउ इक्वल्स टू मैक्सिमम कब, एट साइन थीटा 1। और साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर, ये थीटा है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर हमारा जो टॉर्क है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कब होगा, मिनिमम के लिए आप क्या करोगे, अभी आप कहोगे कि यहाँ साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम हो जाए, यानी कि -1 हो जाए। जब -1 हो जाएगी तो ये टाउ -p हो जाएगा। ठीक, बट आप भूल रहे हैं कि ये टॉर्क कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस की वजह से सिर्फ उसका डायरेक्शन बदलेगा, वैल्यू नहीं बदलेगी। तो ये जब मिनिमम कब होगा, जब ये पूरा टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। और साइन थीटा 0 कब होता है, 0 पर। तो टाउ मिनिमम कब होगा, टाउ मिनिमम होगा 0
एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक, थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री है, ऐसे रखा हुआ है डाइपोल, तब हमारा क्या होगा, हमारा टॉर्क मिनिमम होगा। और जब डाइपोल हमारा ऐसे रखा हुआ है फील्ड में, तब हमारी टॉर्क कितना होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, और जैसे ही हमने डाइपोल को फील्ड में रखा, ये तुरंत अपने इस कंडीशन पे आ जाएगा, रोटेट होकर के ऐसे हो जाएगा। और जैसे ये रोटेट होकर के ऐसे हुआ, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि ये स्टेबल हो चुका है। मीन्स पॉजिटिव अगर यहाँ पर आ जाए, निगेटिव यहाँ पर आ जाए, ये जो रोटेट होगा, ये रोटेट होकर के इधर की तरफ आ जाएगा, ये रोटेट होकर के इधर की तरफ आ जाएगा। और जो कंडीशन हमें मिलेगी इस तरह से, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि डाइपोल स्टेबल कंडीशन में है। ठीक, या इक्विलिब्रियम में आ गया है डाइपोल। आई बात समझ में? तो अभी आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा हुआ है, उस डाइपोल की वजह से आपने देखा नेट फोर्स 0 होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से। ठीक, उस नेट फोर्स 0 होने के बावजूद हमें टॉर्क की वैल्यू मिली है। और टॉर्क की वैल्यू कितनी आई है, टॉर्क की वैल्यू आई है पी साइन थीटा की वजह बराबर। और जिसका डायरेक्शन कितना है, डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन डाउनवर्ड। ठीक, परपेंडिकुलर टू द प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आपने देखी, मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तब डाइपोल में टॉर्क हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो इस कंडीशन को हम स्टेबल भी कहते हैं। स्टेबल कंडीशन हम कह सकते हैं कि स्टेबल कंडीशन में है जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। एक ये छोटा सा प्रूफ था जिसमें आपने देखा टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ट्रिकी सा नहीं है अगर आपने टॉर्क सही से पढ़ा है और इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट समझे हैं, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से ये सारी कंडीशन बताई थी, तो आपको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, अब इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको देखिए, समझिए। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट प्लेस कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अब ज़रूरतमंद लोगों को इस वीडियो को पहुंचाइए, इस लिंक को शेयर करिए, ताकि इस लॉकडाउन के चलते जो लोग क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं या क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, वो भी इस वीडियोस के थ्रू पढ़ाई के टच में रहें, पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ें। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, और नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।